नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। हमने इससे पहले जो आपका जैसे इससे पहली जो वीडियो आई थी, इससे पहली जो क्लास आई थी आपकी, वो आई थी आपके भारत का संवैधानिक विकास। और भारत के संवैधानिक विकास का ही एक पार्ट आपने जो है इससे पहले पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है 1858 से लेकर 1947 तक। इससे पहले जो पढ़ा हमने, वो 1757 से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 ईस्वी तक का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके बारे में था। ये उसको कंपनी का शासन भी कहा जाता है। लेकिन 1858 ईस्वी में क्या हुआ, इंग्लैंड की जो संसद थी, उसने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत में सत्ता या क्राउन का शासन शुरू हुआ था। तो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में इंग्लैंड की संसद के द्वारा या इंग्लैंड की सत्ता या क्राउन के द्वारा भारत में शासन किया गया, उसी के बारे में आज पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करेंगे। 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आया, वो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद या उस क्रांति के बाद ये एक्ट लाया गया। और इंग्लैंड की संसद ने भारत में जो कंपनी शासन कर रही थी, उस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कंपनी का शासन समाप्त करके सत्ता या क्राउन का शासन भारत में शुरू हुआ, जिसे महारानी का शासन या महाराज का शासन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तो इस एक्ट को, ठीक है, इस एक्ट को जो पढ़ा गया था, वो इलाहाबाद में पढ़ा गया। इलाहाबाद इलाहाबाद इस एक्ट को इलाहाबाद में पढ़ा गया। इसी कारण एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाई गई थी। एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाई गई, जबकि वास्तव में इस समय जो भारत की राजधानी थी, वो कलकत्ता हुआ करती थी। लेकिन एक दिन के लिए इस एक्ट को पढ़ने के लिए 1858 में एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाई गई। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, वे थे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से, 1858 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर वायसराय का पद इसमें बनाया गया। वायसराय का पद बनाया गया। तो भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होंगे, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही इस समय भारत में थे गवर्नर जनरल के पद पर। और उनके स्थान पर जो है, उस पद के स्थान पर पद का नाम चेंज कर दिया गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर पद का नाम क्या कर दिया गया, वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही बनेंगे, ठीक है। इसके बाद एक आपका भारत में एक भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव का पद बनाया गया और भारत के पहले जो सचिव जो बनेंगे, उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। ये भी आपका एग्जाम में कई बार आपका ये क्वेश्चन आता रहता है कि भारत के पहले सचिव कौन थे। तो भारत के सबसे पहले जो सचिव थे, लॉर्ड स्टैनली थे। और इसी वर्ष 1858 में ही इस पद को बनाया गया था। इसके अलावा सचिव जो था, सचिव की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का भी गठन किया गया। 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद का गठन किया गया, ताकि वे लोग सचिव की सहायता कर सकें। इसके अलावा इस एक्ट को प्रयागराज में पढ़ा गया, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो एक्ट आया, वो 1861 का भारत शासन अधिनियम के नाम से उसको जाना जाता है। 1858 के बाद 3 साल बाद फिर से एक अधिनियम आया, जिसे 1861 का भारत शासन अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे भारत का संवैधानिक विकास के माध्यम से ही आ रहे हैं, ठीक है। भारत का जो संवैधानिक विकास हो रहा है, यानी कि भारत में जो संविधान की शुरुआत हुई, वो कब से मानी जाती है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे ही भारत में संविधान की शुरुआत मानी जाती है, संविधान के विकास की शुरुआत मानी जाती है। और 1947 के बाद फिर 1950 में पूरी तरह से भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। उसमें बहुत सारे इन्हीं फैक्टों को शामिल किया गया है। इनमें से जो है, भारतीय संविधान में बहुत सारे यही प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, जिनको बदलकर उस समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार उनको बदल दिया गया। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1833 में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और लॉर्ड मैकाले पहले विधि सदस्य थे। लेकिन वहां पर जो है, ये पद परमानेंट नहीं था, स्थायी नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से 1861 के माध्यम से, ठीक है, एक्ट के माध्यम से इस पद को, विधि सदस्य के पद को स्थायी कर दिया गया और एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई स्थायी रूप से। इसके अलावा
भारत में पहली बार विधानसभा का गठन 1861 के माध्यम से किया गया। तो विधानसभा का गठन किया गया। इसके अलावा वायसराय ऊपर था आपका, इससे पहले जो था गवर्नर परिषद की सहायता, सॉरी, भारत का जो सचिव था उसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल के स्थान पर जो वायसराय आए थे, वायसराय की सहायता करने के लिए 6 से 12 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद मतलब गवर्नर, सॉरी, वायसराय को मदद करने के लिए या वायसराय को सहायता देने के लिए 6 से 12 सदस्य, कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद, उसको कहा गया कार्यकारी परिषद का गठन इसमें किया गया था 1861 के एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा वायसराय को विकट स्थिति में, यानी कि संकट की स्थिति में, वायसराय को यह भी अधिकार दिया गया कि वह अध्यादेश लाकर कोई भी कानून या अधिकार बना सकता है। ठीक है, कोई भी कानून बना सकता है अध्यादेश लाकर। ये अधिकार आज भी जो है, अध्यादेश का अधिकार आज भी भारत के राष्ट्रपति को है। और आर्टिकल 123 में इसका उल्लेख वर्तमान संविधान की बात करें तो आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति, यदि देश की संसद ना चल रही हो तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर कोई भी कानून बना सकता है। उसी प्रकार का जो है अधिकार दिया गया किसको, वायसराय को। वायसराय संकट की स्थिति में या विकट स्थिति में कोई भी कानून बना सकता है अध्यादेश लाकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे 1861 के अधिनियम में। इसके बाद बात करते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम जो था, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो 1892 का भारत शासन अधिनियम, इसके 2 से 3 फैक्ट ऐसे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया। पहली बार भारत में निर्वाचन पद्धति या निर्वाचन प्रक्रिया को पहली बार जो अपनाया गया था, कब अपनाया गया, तो 1892 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को अपनाया गया। इसके अलावा कार्यकारी परिषद में जो पीछे आपके कितने मेंबर हुआ करते थे, 6 से 12 सदस्य, 6 से 12 सदस्य होते थे, उनको यहाँ पर बढ़ा दिया गया। ये कहा गया कि भाई आपके जो वायसराय हैं इस कार्यकारी परिषद में 10 से 16 सदस्य भी रख सकते हैं, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्य वह रख सकता है। जबकि इससे पहले 6, कम से कम 6 थे और अधिक से अधिक 12, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई, 10 से 16 सदस्य वह अपनी कार्यकारी परिषद में शामिल कर सकता है। इसके अलावा तीसरा प्रावधान इसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। 1892 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का इन लोगों को अधिकार इसमें नहीं था, यानी कि वोट देने का अधिकार इन लोगों को नहीं था। जैसा भी एक्ट या जैसा भी बजट अंग्रेज तैयार करके लाते थे, वे भारतीय केवल उस पर बहस कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। मतदान करने का अधिकार इन लोगों को नहीं था। इसके बाद अगले एक्ट की बात करें तो 1809 का भारत शासन अधिनियम। 1809 का भारत शासन अधिनियम अति महत्वपूर्ण है। 1909 और 1919 के अलावा 1935 है। 3 एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, 1909, 1919 और 1935। ठीक है, और 1947 के माध्यम से भारत को आजादी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय, तो इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी एक्ट को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। इसी एक्ट को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में पहली बार आरक्षण जो दिया गया, इसी एक्ट के माध्यम से दिया गया। और मुस्लिमों को धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक क्षेत्र मुस्लिमों को दिए गए, यानी कि आरक्षण दिया गया पहली बार, तो इसलिए भी ये एक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा विधानमंडल जो थी, विधानसभाएं जो थी, विधानमंडलों के आकार में वृद्धि कर दी गई। विधानमंडलों के आकार को इसमें बढ़ा दिया गया, यानी कि विधानसभा में सीटों की संख्या इस एक्ट के माध्यम से बढ़ा दी गई थी। तो इस एक्ट में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में, एक तो इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। दूसरा, मुस्लिमों को पहली बार धर्म के आधार पर निर्वाचक क्षेत्र दिए गए अलग से, ये कहा है। ठीक है, इसी के आधार पर इसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। और इसी एक्ट के माध्यम से विधानमंडलों के आकार में वृद्धि कर दी गई, यानी कि सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी, इससे भी अक्सर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय भारत के जो सचिव थे वे थे मॉन्टेग्यू, और चेम्सफोर्ड जो थे वे थे वायसराय। ठीक है, तो इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी 1919 के भारत शासन अधिनियम को जाना जाता है। इसमें क्या हुआ,
प्रांत, प्रांत यानी कि राज्य, राज्यों में द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को जो लागू किया गया तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से किया गया। जबकि बंगाल की अगर बात करें, बंगाल में द्वैध शासन जो लगाया गया था वो 1765 ईस्वी में लगाया गया और 1772 ईस्वी तक रहा था। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में पहली बार द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन, भारतीयों का शासन भी और अंग्रेजों का शासन, दोनों का शासन को ही द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रांतों में पूरे भारत में यानी कि राज्यों में पूरे भारत में पहली बार 1919 के एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन लागू किया गया, भारतीयों का शासन और एक आपका जो अंग्रेज होते थे वायसराय, ठीक है, उनका शासन, ठीक है, तो दोनों का शासन इसमें रहेगा। इसके अलावा तीसरे फैक्ट की बात करें, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि केंद्र में दो सदन, आज भी केंद्र में दो सदन देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन या निम्न सदन के नाम से 1919 में इसको जाना जाता था, ठीक है। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया पहली बार कब? 1919 में। निम्न सदन जिसे आज लोकसभा के नाम से जाना जाता है, इसी को उस समय निम्न सदन कहा गया और इसमें कुल 144 मेंबर उस समय हुआ करते थे, ठीक है। निम्न सदन इनके लोकसभा में 144 मेंबर, उच्च सदन जिसे आज राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, इसे राज्यसभा कहा जाता है, उच्च सदन को आज राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर थे? इसमें आपके 60 सदस्य थे। उस समय इसमें कितने मेंबर थे? तो 60 मेंबर थे। कितने थे? 60 मेंबर, ठीक है। तो निम्न सदन में 144 और उच्च सदन में 60, यानी कि लोकसभा में 144, राज्यसभा में कुल 60 मेंबर हुआ करते थे। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को पहली बार भारत में लागू किया, यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा जो मतदान शुरू किया गया वो पहली बार 1919 में हुआ, ठीक है। 1919 में पहली बार भारतीय जनता को प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि सभी को मतदान करने का जो अधिकार दिया गया पहली बार, वो कब दिया गया? तो 1919, ठीक है, 1919 में पहली बार भारतीय जनता को प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने का अधिकार या मतदान प्रणाली को लागू किया गया और महिलाओं को भी चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार पहली बार 1919 के एक्ट में ही दिया गया था। इसके अलावा 1909 वाले में मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, लेकिन 1919 में सिखों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये प्रत्यक्ष नहीं है, पृथक है ये, ठीक है, पृथक निर्वाचन अधिकार दिए गए, ठीक है। यानी कि जिस तरह से मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था उसी तरह से सीटों में सिखों को भी पहली बार आरक्षण दिया गया, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू, मुस्लिम और सिख तीन समुदाय अंग्रेजों ने तैयार कर दिए ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहें और अंग्रेज भारत में शासन करते रहें। तो इस एक्ट के अगर महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन इसी में लागू किया गया। तीसरे फैक्ट की अगर बात करें, केंद्र में द्विसदनीय यानी कि दो सदन, उच्च सदन और निम्न सदन को लागू किया गया। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया, यानी कि डायरेक्ट जनता वोट डालने लगी। तो महिलाओं को चुनाव लड़ने तथा मतदान करने का भी अधिकार इसी एक्ट के माध्यम से दिया गया था। इसके अलावा एक और फैक्ट की अगर बात करें तो सिखों को पृथक निर्वाचक अधिकार इसमें दिए गए, यानी कि मुस्लिमों के आधार पर सिखों को भी आरक्षण प्रदान कर दिया गया। चलिए जी, आज का जो अगला जो एक्ट है वह 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनके बारे में बात करेंगे। एक तो पहली बार अंग्रेजों ने जो है पूरे भारत को एक माना, यानी कि अखिल भारतीय भारत को जो है अखिल भारतीय संघ का दर्जा दिया। अखिल भारत का जो दर्जा दिया गया पहली बार भारत को, वो कब दिया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया। जबकि 1935 से पहले भारतीयों का यह मानना था कि जम्मू कश्मीर अलग देश है, हैदराबाद अलग देश है, जूनागढ़ अलग देश है, दिल्ली अलग देश है, कलकत्ता अलग देश है, ठीक है, बंगाल अलग देश है, उत्तर प्रदेश अलग देश है, ठीक है। लेकिन पहली बार 1935 में अंग्रेजों ने भारत को अखिल भारतीय संघ का दर्जा दिया, यानी कि अखिल भारत का दर्जा दिया गया। अखिल मतलब जो है संपूर्ण जो क्षेत्र है भारत का, वो पूरा भारत जो है उस पूरे क्षेत्र को भारत माना गया, यानी कि भारत का दर्जा दिया। इससे पहले अंग्रेजों ने भारत को यह दर्जा नहीं दिया था। के बाद दूसरे फैक्ट की बात करें, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अब तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कुल 4 मेंबर थे और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहले सर एलिजा एम्पे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय को कलकत्ता के स्थान पर कलकत्ता से समाप्त करके दिल्ली लाया गया। 1935 के एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता उच्चतम न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। फिर इसके बाद दूसरा फैक्ट की बात करते हैं, आरबीआई बैंक की स्थापना जो की गई थी
इसी एक्ट के माध्यम से की गई। अप्रैल 1935 में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों से जो दोहरा शासन जो लागू किया गया था प्रांतों में, द्वैध शासन, दोहरा शासन, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन कह लो या दोहरा शासन, ठीक है, दोहरे शासन को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू कर दिया गया, यानी कि केंद्र में उसे लागू कर दिया गया। इसके बाद बर्मा को भारत से आजाद कर दिया गया। इसी एक्ट के माध्यम से 1935 के एक्ट के माध्यम में ही ये कहा गया कि भाई बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा, ये घोषणा की गई थी। लेकिन 1937 में बर्मा भारत से अलग होकर एक अलग देश बना। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, लेकिन यह प्रावधान 1935 के एक्ट में ही किया गया था। ठीक है, तो बर्मा का वर्तमान में नाम म्यांमार है। इसके बाद 1936 ईस्वी में क्या हुआ, बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया, या उड़ीसा को बिहार से अलग इसमें कर दिया गया। जबकि अगर बात करें, बिहार को बंगाल से 1912 में अलग किया गया था। 1912 में बिहार से बंगाल को अलग किया गया, और 1936 में बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। जबकि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो सन 2000 में बिहार से एक और नया राज्य बनाया गया जिसका नाम है झारखंड। ठीक है जी, चलिए इसके बाद इसी एक्ट के माध्यम से संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची में केंद्र सरकार के अधिकार हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार के अधिकार या विषय होते हैं। ठीक है, तो संघ सूची और राज्य सूची ये दोनों सूचियां भी इसी एक्ट के माध्यम से लाई गई थी। इसके अलावा अगले फैक्ट की बात करें, नेहरू ने इस एक्ट को क्या कहा, तो नेहरू ने इस एक्ट को बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, यानी कि नहीं, अनेक ब्रेक वाली, सॉरी एक मिनट, कथन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अनेक ब्रेक वाली कहा था, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी। अनेक ब्रेक यानी कि इस एक्ट को रोकने के लिए अनेक प्रावधान हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए एक भी इंजन नहीं है। ये उनका जो है इसका मतलब था कि अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, इस एक्ट को किसने कहा, तो नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, पहली बार अखिल भारत का दर्जा दिया गया। दूसरा, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। दूसरा, आरबीआई बैंक की स्थापना की गई दिल्ली में। प्रांतों से दोहरा शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। दूसरा, बर्मा को भारत से अलग करने का जो है आदेश जारी किया गया, जो 1937 में अलग हो गया। इसके अलावा बिहार से उड़ीसा को भी अलग किया गया, कब, 1936 में। इसके अलावा संघ सूची और राज्य सूची ये दोनों इसी एक्ट के माध्यम से जुड़ी गई, और नेहरू ने इस एक्ट को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इस अधिनियम के, भारत शासन अधिनियम 1935 के। इसके बाद लास्ट का जो आज का रहेगा, ठीक है, एक्ट, और ये चैप्टर भी आज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 वीडियो में ये हुआ है, एक इससे पहले आई थी और एक ये दूसरे वाली आई। ठीक है, तो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम इसे कहा जाता है। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम इस एक्ट को कहा जाता है। लीजिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो इस एक्ट के माध्यम से भारत के विभाजन करके 2 देश बनाए गए, एक को पाकिस्तान कहा गया और दूसरे को भारत। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को इस समझौते पर, इस एग्रीमेंट पर पाकिस्तान ने साइन किए या मुस्लिम लीग ने साइन किए, तो इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो रात के 12 बजे के बाद भारतीय नेताओं या कांग्रेस के नेताओं ने जो है इस विभाजन पर या इस जो है एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस कारण 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का गठन किया गया, और इसके साथ भारत को आज़ादी मिल गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, यानी कि इससे पहले ही, ठीक है, इससे पहले ही जुलाई 1946 में, जो मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था, जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया, और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें इन सारे प्रावधानों को, इन सारे अधिनियमों से भी कुछ ना कुछ फैक्ट उसमें शामिल किए गए हैं, उसमें कुछ ना कुछ ये शामिल किए गए हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, यानी कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। इस तरह से भारत के संविधान का विकास हुआ। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताएं। ठीक है, और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें।
तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। चलिए जी, नमस्कार।